में आज की डेट है 24 सितंबर 2022 और आज के करंट अफेयर यानी दैनिक समसामयिक जो घटनाएं हैं उनमें हम देखेंगे। आज का जो है पहला सवाल आपका वह है 22 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड राइनो डे, यानी 22 सितंबर को राइनो जो होता है साथियों, राइनो क्या होता है? ये राइनो जो होते हैं यानी इन्हें अगर हिंदी में हम कहें एक जो गैंडे होते हैं, गैंडा तो इनको इंग्लिश में कहा जाता है राइनो। तो यानी गैंडा दिवस जो मनाया गया, कब मनाया गया? 22 सितंबर को गैंडा दिवस मनाया गया, यानी राइनो डे के रूप में मनाया जाता है। तो 22 सितंबर को ही क्यों यह मनाया जाता है, पहले तो इसके बारे में हम जानते हैं। 22 सितंबर को प्रत्येक वर्ष इसलिए मनाया जाता है कि इसकी जागरूकता के लिए, यानी इनको बचाने के लिए, इनको जो लोग शिकार करके मार देते हैं, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए जो है वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। और अगर हम बात करें पहली बार सर्वप्रथम कब से मनाया जाना यह प्रारंभ किया गया राइनो डे, तो सर्वप्रथम जो है वन्य जीव कोष अफ्रीका ने 22 सितंबर को, यानी 22 सितंबर के दिन जो है वर्ल्ड में राइनो डे मनाना प्रारंभ किया था। तो उसी दिन से जो है प्रत्येक वर्ष अफ्रीका के द्वारा जब मनाया गया था पहली बार, तो उसी दिन से प्रत्येक वर्ष जो है 22 सितंबर को राइनो डे मनाया जाता है, क्योंकि इसके प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए और जिससे ये अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकें और इनके जो मार दिए जाते हैं, शिकार इनका किया जाता है, उन सभी से बचाने के लिए, सभी नागरिकों में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे विश्व स्तर पर जो है ये राइनो डे मनाया जाता है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जैसे भारत में जो है इनके प्रजनन वगैरह करने के लिए जो है बिहार की राजधानी पटना में जो है केंद्र सरकार की मदद से, केंद्र सरकार की सहायता से, केंद्र सरकार के द्वारा और वहाँ की जो राज्य सरकार है बिहार सरकार के द्वारा जो है क्या किया गया है, वहाँ पर एक राइनो प्रजनन संरक्षण केंद्र खोला गया है। कहाँ पर? पटना में। तो इनके संरक्षण के लिए। और अगर हम बात करें जो गैंडे होते हैं ये स्तनपायी और शाकाहारी होते हैं, यानी स्तनपायी ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें कहा जाता है स्तनपायी जो होते हैं, स्तनपायी जीव किन्हें कहा जाता है? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन जीवों को हम लोग स्तनपायी के नाम से जानते हैं। तो स्तनपायी में जैसे सभी बहुत से अधिक मात्रा में, जैसे मानव जो होता है वह भी क्या होता है, स्तनपायी में आता है। गाय, भैंस स्तनपायी और जिनमें स्तनपायी नहीं होते हैं, इनमें अंतर पता करने के लिए सबसे अच्छी बात है ऐसे जीव जो होते हैं कैसे हम जान पाएंगे कि कौन स्तनपायी है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि ऐसे जीव जिनके जो कान जो होते हैं अगर बाहर दिखाई देते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे जीव जो होते हैं जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो लोग क्या होते हैं? स्तनपायी, यानी अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले होते हैं। तो यह जो है कैसा जीव होता है राइनो, यानी गैंडे जो है शाकाहारी होते हैं। और विश्व में अगर बात करें पूरे विश्व में कितने प्रकार की राइनो की प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी गैंडों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो विश्व में 5 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। और जो भारत में पाई जाने वाली जो गैंडे की प्रजाति है, एक सींग वाला गैंडा, जो पूरी दुनिया में बस केवल कहाँ पर पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा जो है पूरी दुनिया में केवल भारत में पाया जाता है। और भारत में कहाँ पर पाया जाता है? असम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क, इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये नेशनल पार्क है, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? असम में एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में है।
तो ठीक है। और ये जो एक सींग वाले गैड़े होते हैं, इनके बारे में आप लोगों ने अगर पिछली बार 2021 में देखा होगा, तो जो असम सरकार है, वहाँ की असम सरकार ने ये जो गैड़े हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनका जो एक सींग होता है, जो एक सींग वाले गैड़े होते हैं, उनकी सींग को जो उनके सींग के लिए लोग उनका शिकार कर लेते हैं। तो जैसे हाथी होते हैं, हाथी के जो दांत होते हैं उनका भी शिकार होता है, इसलिए हाथियाँ भी बहुत अधिक मात्रा में मारी जाती थी। तो जो ये एक सींग वाले गैड़े होते हैं, इनकी सींग का बहुत उपयोगी होता है, लाखों में बिकता है इनका सींग। तो इनको बचाने के लिए असम सरकार ने क्या किया था कि जो वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में जो गैंडे हुआ करते थे, तो उनकी सींग को पहले से ही कटवा दिया गया और उस सींग को जला दिया गया, और वो जो है पूरा यानी लाइव कवरेज करके दिखाया भी गया था कि अब जो गैंडे हैं उनकी जो है सींग को कटा दिया गया है, अब जिससे कि उनका शिकार ना हो। तो ऐसी खबरें जो है आप अगली बार सुनेंगे। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा सवाल है, तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को किया अधिसूचित। ये डुगोंग क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। डुगोंग जो होते हैं, यह एक समुद्री जीव होता है साथियों, जिसे हम समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं। समुद्री गाय के नाम से, यानी बहुत सीधा जीव होता है। और ये जो है, जो मछलियाँ, हमारे मछुआरे जो होते हैं, मछलियों को पकड़ते समय इनको भी अपने जाल में फंसा लेते हैं और ये मारी जाती हैं। तो इनको बचाने के लिए जो है तमिलनाडु सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। तो पहले तो डुगोंग के बारे में जानें, यानी जो ये डुगोंग होता है, इसे समुद्री गाय के नाम से साधारण बोलचाल की भाषा में भी जाना जाता है। तो डुगोंग यानी समुद्री गाय। तो साथियों, डुगोंग के कंजर्वेशन के लिए यानी संरक्षण के लिए, तो जो तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है, वहाँ के तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक ज़िला है जिसका नाम है पदुकोट्टई। वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है पदुकोट्टई। तो पदुकोट्टई ज़िले में तटीय क्षेत्र को शामिल करते हुए जो वहाँ पाक खाड़ी है में इस रिजर्व को स्थापित किया गया है। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है कि इसका जो है 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 448 वर्ग किलोमीटर में जो है तमिलनाडु सरकार ने तंजावुर के पदुकोट्टई ज़िले के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें इसको शामिल किया गया है। डुगोंग जो होता है, डुगोंग सबसे बड़ा शाकाहारी समुद्री स्तनधारी, यह भी एक स्तनधारी जीव होता है। और डुगोंग को जो है सी काऊ यानी समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। ये जो होती हैं समुद्री घास वाले समुद्री क्षेत्र में निवास करते हैं अपना। और यह जो जीव है 1972 की अनुसूची जो है, जो जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम जो है पास हुआ था भारत में, 1972 के अधिनियम के अनुसार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे जो है IUCN की रेड लिस्ट में जारी किया गया है। यानी ये जो है संकटापन्न जीवों के रूप में इनको दर्ज किया गया है। काफ़ी संवेदनशील जीव इन्हें माना गया है और जिसे इनको बचाया जा सके, तो इनके संरक्षण के लिए जो है इनके आवास में जो हमने पहले बताया कि मछुआरे वगैरह जो हैं जाल फेंकते हैं, तो उसमें ये भी जो बच जाती हैं, तो उनसे बचाने के लिए इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर को। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ। तो उत्तराखंड में जो है साथियों 2 अक्टूबर से राज्य के यानी जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड के 13 जिलों में, कितने जिलों में? 13 जिलों में, जो क्या 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतों में खेल महाकुंभ शुरू होगा। इस खेल महाकुंभ का शुभारंभ जो है देहरादून में, यानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। इसका उद्घाटन जो कौन करेगा, वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है
उत्तराखंड के राज्यपाल जो हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह, जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। कहाँ से? उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून, देहरादून से इसका शुभारंभ किया जाएगा, उत्तराखंड के 13 जिलों से। तो इस प्रतियोगिता में जो है साथियों 8 से 14 वर्ष के, 14 से 17 वर्ष के, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 से 14 वर्ष के और 14 से 17 वर्ष के और 17 से 21 वर्ष के जो हैं प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। और न्याय पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में 2 लाख से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता में पंजीकरण जो होगा इसका फ्री में किया जाएगा। और इस वर्ष जो है पेंटाथनॉल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें 17 से 21 वर्ष आयु वर्ग के भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल, पुलिस, होमगार्ड आदि जवान भी प्रतिभाग कर सकेंगे। इस प्रकार से यह जो है उत्तराखंड में। और इस वर्ष खेल महाकुंभ 2022 के तहत पारंपरिक खेलों, जैसे वहाँ पर कौन कौन से खेलों को बढ़ावा देने के लिए, तो उत्तराखंड में जैसे वहाँ के जो पारंपरिक क्षेत्रीय खेल होते हैं उनमें जैसे है मुर्गा झपट नाम का एक खेल है, मुर्गा झपट कौन कौन से खेल शामिल होंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ के जो क्षेत्रीय खेल हैं, और एक होता वहाँ का क्षेत्रीय खेल है जिसका नाम है अडन्न, और है जो गुल्ली डंडा तो सभी लोग जानते होंगे, ये तो शायद पूरे भारत में हर क्षेत्रों में खेला जाता होगा, गुल्ली डंडा। और जो है रस्सा कस्से इत्यादि प्रकार के खेलों को जो है वहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जाना उत्तराखंड में कब से शुरू होगा। 2 अक्टूबर से खेल महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, और जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्र नहीं, जो युवा होंगे 8 से 14 वर्ष और 14 से 17 और 17 से 21 वर्ष तक के युवा इसमें भाग लेंगे। और जो इसका प्रारंभ कहाँ से किया जाएगा? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। और जो प्रारंभ करेंगे कौन है? वहाँ के जो राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह हैं, उनके द्वारा इसका प्रारंभ किया जाएगा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं 2023 में दक्षिण अफ्रीका करेगा 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। 2023 में साथियों दक्षिण अफ्रीका जो है इस बार जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी। तो हाल ही में अगर हम बात करें, ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें यानी 77वें यानी जो 77वें सत्र में जो है वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। 77वें वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ, और इसी में यह निर्णय लिया गया कि इस बार जो है 2023 में 15वां जो सम्मेलन होगा वह कहाँ पर होगा? तो या वहीं पर निर्णय लिया गया कि दक्षिण अफ्रीका में इस बार इसका सम्मेलन संपन्न किया जाएगा। अगर हम बात करें 14वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है तो वह कहाँ पर हुआ? तो जो 14वां शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ, 14वां शिखर सम्मेलन इसका ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इस बार चीन में हुआ था। इसका जो शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2022 में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन था। इसका जो अध्यक्षता कौन किया, मेज़बानी यानी कौन किया? तो जो है वह चीन के द्वारा इसका शिखर सम्मेलन जो है संपन्न कराया गया था इस बार 2022 में चीन में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अतुल चतुर्वेदी बने एशिया पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष। पाम ऑयल क्या होता है साथियों? अगर हम इसके बारे में बात करें तो पाम ऑयल यानी जिसे हम कहते हैं ताड़ का तेल जो होता है, पाम ऑयल अगर इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या? ताड़ का तेल। ये जो तेल होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हमारे जो डिटर्जेंट टाइप के जो साबुन वगैरह बनते हैं, साबुन, नहाने के साबुन, शैम्पू में भी इनका प्रयोग होता है। और जैसे हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं, बिस्कुट हुए और चिप्स
इत्यादि प्रकार के जो मार्केट में हमें सामान उपलब्ध होते हैं खाने पीने के और ये नहाने धोने के साबुन शैम्पू वगैरह में, इन सब का उपयोग जो है पाम ऑयल का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। ये जो है खाने में भी उपयोग किए जाते हैं उस तरह से। तो ये जो पाम ऑयल होता है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो पाम ऑयल अभी हाल फिलहाल में बहुत अधिक दाम इसके भी बढ़ गए थे, जैसे सरसों के तेल के दाम बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए थे, उसी प्रकार से पाम ऑयल के भी दाम बढ़े थे, क्योंकि जो है पाम ऑयल में जो यूक्रेन है वह भी काफ़ी अहम हिस्सा रखता था। सबसे ज़्यादा यूक्रेन जो है वह जो है सूर्यमुखी का तेल उत्पादन करता था, सूर्यमुखी का तेल, लेकिन पाम ऑयल का भी उत्पादन वह करता था यूक्रेन। लेकिन सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है इंडोनेशिया करता है। इंडोनेशिया के द्वारा पाम ऑयल का उत्पादन किया जाता है। लेकिन इंडोनेशिया, हमने अपने कई वीडियो में इसकी चर्चा की है, इंडोनेशिया जो है अपने यहाँ से प्रतिबंध लगा दिया है, तेल नहीं बेचेगा ये पाम ऑयल का, जिससे पाम ऑयल की महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। तो लेकिन खैर वो जो बातें हैं अलग हैं। हम यहाँ जो अध्यक्ष बने हैं अतुल चतुर्वेदी, उनके बारे में बात करते हैं। तो इनको जो है अध्यक्ष चुना गया है। यह इस वैश्विक संगठन के पहले अध्यक्ष हैं। अतुल चतुर्वेदी अडानी विल्मर लिमिटेड के निदेशक और भारत के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्चर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल? रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ब्रह्मोस एयरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो है ये रक्षा मंत्रालय ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, तो साथियों जो ब्रह्मोस मिसाइल का ये जो अनुबंध किया गया है यानी समझौता किया गया है, किसके साथ किया गया है? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो रक्षा मंत्रालय ने जो समझौता किया हुआ, समझौते में जो है 1700 करोड़ रुपए के समझौते हुए, 1700 करोड़ रुपए के। और इसके साथ क्या है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी है, ये जो है नौसेना के लिए किया गया है, नौसेना के लिए, जिससे कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको वायु से यानी वायुयानों पे, जहाज़ों में और जल से और थल से, तीनों प्रकार से जो इसे सुचारू रूप से चलाने में मदद मिले, उसके लिए जो है भारत सरकार ने यानी रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे कि नौसेना में इसकी भूमिका को और अधिक मात्रा में बढ़ाया जा सके, इसके लिए किया गया है यह समझौता। अगर हम ब्रह्मोस के बारे में और बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल जो साथियों यह किसके मदद से बना है? तो यह जो है भारत द्वारा निर्मित मिसाइल है, भारत द्वारा। लेकिन भारत के साथ इसमें जो मदद किया है वह कौन किया है? रूस। भारत और रूस की मदद से यह मिसाइल जो है भारत में ही पूरी तरह से बनी है। और इसकी जो मारक क्षमता है लगभग 290 किलोमीटर है, 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। और यह जो इसकी गति है, अगर इसकी गति की बात करें तो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज इसकी स्पीड है, ध्वनि की गति से 3 गुना तेज इसकी स्पीड है। अगर इसके नामकरण की बात करें तो जो भारत की नदी है, एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और जो रूस की एक नदी है उसका नाम है मोस्कोवा। तो भारत की ब्रह्मपुत्र और भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की जो है मास्कोवा, इन दोनों नदियों के नाम से मिलाकर इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। इसके नामकरण की भी बात कभी कभी यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन दो नदियों के नाम पर रखा गया है। तो एक नदी है आपकी मोस्कोवा जो कि रूस में बहती है, और ये अपने यहाँ की जो नदी है ब्रह्मपुत्र, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे स्थल, वायु एवं समुद्र में बहु क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च भी किया जा सकता है। और ख़राब मौसम के बावजूद दिन हो या रात किसी भी समय इसको लॉन्च किया जाता है। और यह इसके बारे में कहा जाता है फायर एंड गो, यानी इसे दागो और भूल जाओ। तो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर यह काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ।
दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर यह कार्य करती है साथियों, क्योंकि इसे एक बार चला देने के बाद इसको मार्गदर्शन देने की, यानी ज़मीन से यहाँ से बैठ करके उसे संचालित नहीं करना पड़ता, वह स्वयं से अपना कार्य खुद कर लेती है। तो इस प्रकार से यह जो है अपने आप से अपने पथ को निर्धारित कर लेती है कि इसे जाना कहाँ है, और जो जैसा होता है उसी प्रकार से ये अपने आप से मैनेज कर लेता है। तो यह एक प्रकार की कैसी मिसाइल है, यह एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है। ऐसी मिसाइलों को कौन सी मिसाइल कहा जाता है? क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? ब्रह्मोस जो है एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है। तो हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। और तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। तेलंगाना सरकार ने साथियों अपने यहाँ की जो उनका सचिवालय भवन था उसका नाम बदल करके क्या रख दिया है? भीमराव अंबेडकर। और विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से, जो तेलंगाना विधानसभा है तो उसने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से संविधान के मुख्य एशियाई अध्यक्ष के रूप में ई लर्निंग केंद्र सरकार के जो हैं संविधान के मुख्य वास्तुकार के नाम पर नई दिल्ली के नए संसद भवन का नाम रखने का आग्रह भी किया गया था। और 7 लाख वर्ग फीट में निर्मित 7 मंजिला सचिवालय है, और भवन को 650 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। जो वहाँ तेलंगाना सरकार का यह सचिवालय है उसका नाम अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा, और यह जो है 650 करोड़ रुपए की लागत से अभी निर्मित किया जा रहा है। 650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है। और यह जो है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों में दलितों के उत्थान के लिए निर्धारित लक्ष्यों का पालन राज्य सरकार ने अपने स्वशासन मॉडल में किया था, तथा राज्य सरकार जो है वहाँ की SC, ST और BC अल्पसंख्यक महिलाओं और अगड़ी जातियों के गरीबों को भी मानवीय शासन प्रदान करके अंबेडकर के संवैधानिक भावना को लागू कर रही है, जो वहाँ की तेलंगाना सरकार है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या किया लॉन्च। तो जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो है भारत विद्या नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि, और कब लॉन्च किया? 21 सितंबर को। 21 सितंबर को साथियों इसकी शुरुआत की गई, इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? पुणे से इसको लॉन्च किया गया। पुणे में ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किया गया। तो सबसे खास बात है कि इसे याद रखिएगा, भारत विद्या प्लेटफॉर्म, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या लॉन्च किया गया है, यह किसके द्वारा किया गया? तो यह जो है किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री हैं वर्तमान समय में देश की, और यह अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कला, वास्तुकला, दर्शन, भाषा और विज्ञान से संबंधित इंडोलॉजी के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाला मुफ्त और निःशुल्क पाठ्यक्रम दोनों की पेशकश करेगा। और भारत विद्या को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा विकसित किया गया है। अगर हम इसकी बात करें, भारत विद्या जो है, यह भारत विद्या जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह जो निर्मित किया गया है साथियों भंडारकर ओरिएंटल, हम लिख देते हैं भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा जो है इसका किया गया है। और भंडारकर ये जो रिसर्च है, स्थापना इसकी कब हुई थी? 6 जुलाई 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर ये जो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना की बात करें तो यह 1917 में स्थापित किया गया था। 1917 में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा इसका जो है शुरुआत किया गया था, और उनके कार्यों की स्मृति में भी इसको याद किया जाता है। और भंडारकर जो है भारत के में वैज्ञानिक ओरिएंटोलॉजी
के अग्रणी माने जाते हैं और ओरिएंटोलॉजी प्राचीन स्वदेशी विद्या और पूर्व या ओरिएंट के ज्ञान का अध्ययन है। और हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। भारत वर्ष 2023 में पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स रेस की मेज़बानी करेगा। ये जो है साथियों, भारत वर्ष 2023 में ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर पहली मोटो ग्रांड प्री विश्व चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा, जिसे ग्रां प्री ऑफ भारत नाम दिया गया है। इसका जो नाम दिया गया है ग्रां प्री ऑफ भारत में इसका अलग नाम दिया गया है, उसका नाम है ग्रां प्री ऑफ भारत, इसको जो नाम दिया गया है। और भारत जो है इसका ये जो प्रतियोगिता होगा, जो रेस होगी बाइक की, तो कब होगा? 2023 में। कहाँ पर होगा? ग्रेटर नोएडा जो कि कहाँ पर है? यूपी में, यूपी के पश्चिमी इलाके में पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका जो है रेस कराई जाएगी। और 21 सितंबर 2022 को मोटो जीपी वाणिज्यिक अधिकार के मालिक डोरना ने अगले 7 वर्षों के लिए भारत में प्रीमियर 2 व्हील रेसिंग इवेंट की मेज़बानी करने के लिए नोएडा स्थित रेस प्रमोटर्स फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इस इवेंट में 19 देशों के राइडर्स भाग लेंगे। तो इसमें इस प्रतियोगिता जो होगी, यह रेसिंग प्रतियोगिता जो होगी, इसमें कितने देश भाग लेंगे? तो इसमें 19 देश जो हैं भाग लेंगे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं, दिलीप तिर्की बने हैं इंडिया हॉकी के अध्यक्ष। दिलीप तिर्की कौन है? तो 23 सितंबर को साथियों, यानी कल 23 सितंबर को दिलीप तिर्की जो है, इनको हॉकी का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व हॉकी कप्तान और ओलंपियन दिलीप तिर्की जो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? हॉकी इंडिया के जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ये पहले क्या थे? हॉकी के पूर्व कप्तान और ओलंपियन, यानी ओलंपिक खेलों में भी इन्होंने हॉकी में खेला था, और जो है पूर्व कप्तान भी हॉकी के रह चुके हैं। तो इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और शीर्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले 2 अन्य लोग द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के बाद जो है, यानी पहले इसके जो नामांकन, यानी हॉकी के अध्यक्ष जो बनना चाहते थे, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, तो इसमें 3 लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन 2 लोग जो हैं उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। और ये जो है दिलीप तिर्की जो हैं, ये क्या हुए? निर्विरोध चुन लिए गए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष।